Hi dear students, this is Punya Study Circle and we welcome you in our classroom. Dear students, today we are going to learn about the much advanced form of business organization that is called company form of business organization. Every day there is the buzz around you that this is the company, Reliance company, Tata Consultancy Services, Amazon company, that is Alibaba company. Today we are going to learn about this format of business organization in its very detail, starting from its origin and coming to the present date to the end of कंपनी. दैट मींस एंड तो नहीं हुआ है अभी, लेकिन फिर भी आज तक के विषय में हम कंपनी के बारे में सारा कुछ जानने का प्रयास करेंगे. कहां से इसका ओरिजिन हुआ, कहां से इसका डेवलपमेंट हुआ, कहां पे पहले कंपनी स्टैब्लिश किए गए, आज कंपनी की स्थिति क्या है, क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या डिमेरिट्स हैं. इतना ज्यादा तो नहीं जानेंगे, लेकिन एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद लर्निंग द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द एडवांस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. एज यू नो, इट प्रोवाइड ऑल द एडवांटेजेस व्हिच वर डिफिस्ड और नॉट अवेलेबल इन द ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो कंपनी प्रारूप है वो आधुनिकतम प्रारूप है व्यवसायिक संस्था का. इसके अंदर उन सभी कमियों को दूर कर दिया गया है जो हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोल ट्रेडरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करते थे. इसीलिए जो स्वामी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जिनको हम मेंबर्स बोलते हैं कंपनी के केस में, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको बहुत सारा लाभ होता है. यू मे कॉल इट इज द मोस्ट एक्सप्लोटेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. चाहे वो संसाधनों का शोषण करे, चाहे वो व्यक्तियों का शोषण करे, चाहे ग्राहकों का शोषण करे, चाहे वो कर्मचारियों का शोषण करे. कर्मचारी की जो कंपनी होती है ये सबसे ज्यादा एक्सप्लोटेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है. हमारा जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, दैट इज गोइंग टू बी कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति, जिससे समाज का भी और समाज में रहने वाले लोगों का भी विकास होता है. लेकिन उस प्रारूप के अंदर जो सबसे बड़ी कमी है दैट इज अबाउट लैक ऑफ मैनेजर टैलेंट. उनके पास प्रबंध क्षमता नहीं होती, इसलिए वो हमारा फॉर्मेट अभी भी लैक कर रहा है. अगर हम अच्छे एजुकेटेड जो हमारा यूथ है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेक करें कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एस्टैब्लिश करेंगे, वो उसको कैरी ऑन करेंगे, देन आवर कंट्री विल बिकम द लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. देयर इज नो डाउट सबसे अच्छा फॉर्मेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है. बेटे आज हम कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, तो यहां तक ही अपने डिस्कशन को लिमिटेड रखने का प्रयास करेंगे. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. द वर्ड कंपनी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जैसा हमारा लिटरेचर में मेंशन किया गया. कम प्लस पैनिस, कम का मतलब होता है सिटिंग टुगेदर, पैनिस का मतलब होता है एक साथ बैठ के एंजॉय देयर मील्स, खाना खाना, भोजन करना. अब बात की आती है कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस वर्ड का इन्वेंशन किया. Remember one thing, that there were some pirate countries in the Europe that divided Atlantic into two parts, that you may go eastern part, we will go वेस्टर्न पार्ट. कुछ हमारे ऐसे समुद्री लुटेरों के देश होते थे बेटे जिन्होंने क्या किया, अटलांटिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि भैया आप लोग ईस्ट में जाएं, हम लोग वेस्ट में जाते हैं. हमें भविष्य में वोवेजर के नाम से जाना जाएगा कि हमने किसी कॉन्टिनेंट की खोज की है, किसी देश की खोज की है, जैसे कि वो देश या वो कॉन्टिनेंट, वो महाद्वीप खोए हुए थे कहीं पर. वो लोग, वो व्यापारी चाहे उनको बोल लें या फिर आप उनको समुद्री लुटेरे बोल लें, जब भी वो एक साथ मिलते थे वो मीटिंग करते थे, बैठते थे, ये जानने का प्रयास करते थे दैट व्हाट अबाउट योर प्लूंडर्स, व्हाट काइंड ऑफ कंट्री और कॉन्टिनेंट यू विजिटेड, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर अवेलेबल देयर, क्या क्या संसाधन है, आपने कैसे शोषण किया, कौन से वायरस वहां पर इंट्रोड्यूस किए, कैसे लोगों को वहां डिसिमेट किया, किस प्रकार आप वहां के संसाधनों का शोषण वगैरह कर रहे हैं. ये कंपनी वर्ड उन्हीं देशों की देन है हमारे लिए. ये धरोहर है, इसको हमें संभाल कर रखना चाहिए ताकि हम आने वाली जनरेशन का भी शोषण कर सकें. अब बात करते हैं बेटे कंपनी का मीनिंग क्या होता है. एक्चुअली दिस इज ए ग्रुप ऑफ पर्संस, लार्ज मेनी पीपल registered under a particular act specifically called Joint Stock Company Act or Companies Act, created for a specific purpose, which generally members having limited liability, this kind of format does have perpetual succession, common seal and separate legal existence. बेटे एक ऐसा प्रारूप है जहां बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैब्लिश करते हैं और इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट बोल लें या ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, क्योंकि पहले कंपनीज हमने इंग्लैंड में ही, फॉर्मर जो चार्टर कंपनीज होते हैं, जो इंग्लैंड की क्वीन होते थे, क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने ही स्टैब्लिश किया था. जो विक्टोरिया क्वीन होते थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था. और कंपनी आज तक हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं. वो चार्टर कंपनीज होते थे. अभी हमारे जो कंपनीज होते हैं वो हमारे लीगल कंपनीज होते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनीज भी हमारे होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी होते हैं. लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कितने प्रकार की कंपनीज होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं. यहाँ पर हम यही जानेंगे बस कंपनी हमारी होती क्या है. एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लो ने इसको क्रिएट किया है, इसका स्पेसिफिक उद्देश्य होता है, जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड होते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी वगैरह होती है. अब हम बात करते हैं इसकी परिभाषा, जो एलेक्स हेनी, लेविस हेनी हेनरी ने पहली बार परिभाषित किया. काफी टेक्निकल डेफिनेशन है, काफी ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है.
According to him, company is an artificial person created by law having separate legal existence, perpetual succession and common seal. इनके मुताबिक कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसकी स्थापना या जो केवल कानून की दृष्टि में ही एग्जिस्ट करती है। इसका जो एग्जिस्टेंस होता है, अस्तित्व होता है, वो परपेचुअल होता है, मतलब मेंबर में कम बिकम, मेंबर गो आउट, बट कंपनी गो ऑन फॉर एवर। सदस्य आ सकते हैं, सदस्य जा सकते हैं, लेकिन कंपनी जो की तो चलती रहती है जब तक इसके पास संसाधन समाप्त ना हो जाए, मतलब सदस्यों के आने से जाने से, उनके इंसॉल्वेंसी से, इंसॉल्वेंसी से, इनकम्पिटेंसी से इसकी अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हमारे ट्रेडिशनल फॉर्मेट के अंदर होता है, पार्टनरशिप में, ज्वाइनिंग द फैमिली में, सोल ट्रेडर के अंदर ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, इसके पास अपनी एक कॉमन सील होती है जिसको ये अपने द्वारा की गई अनुबंध पर या लिए गए निर्णय पर अंकित करके अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करती है, अपने अस्तित्व को दिखाती है कि हाँ मैं एग्जिस्टेंस में हूं। दैट इज कॉल्ड कंपनी। अब हम बात करते हैं कंपनीज एक्ट सेक्शन 220 2013 जो हमारा एक्ट है, लेटेस्ट कंपनीज एक्ट है जो हमारा 1956 के बाद, उसने कंपनी को कैसे परिभाषित किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 कंपनीज एक्ट 2013, a company which is formed and registered under this companies act or any of the previous companies act is called company। कोई भी ऐसी संस्था या कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेशन या तो वर्तमान कंपनी अधिनियम में हुआ है या इससे पहले वाले जो भी अधिनियम हमारे देश में एनफोर्स में थे उसके अंतर्गत हुआ है, हमारे देश में कंपनी उसको कहेंगे। फिर हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो एलएचएनए का डेफिनेशन है, काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमारे उसी के अंदर आ जाते हैं। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन, दैट मींस वो कृत्रिम व्यक्ति है, उसको देख नहीं सकते, उसको छू नहीं सकते, वो केवल लॉ की साइड में ही एग्जिस्ट करती है। उसका जो नाम है, उसकी जो सर मुद्रा है, वही उसकी प्रेजेंस को हमें शो करती है। आप लोग कभी बिल्डिंग को, प्लांट मशीनरी को कंपनीज बोले, दैट इज नॉट कॉल्ड कंपनी, दैट आर कॉल्ड एसेट, उसको हम एसेट्स कहेंगे। कंपनी एक व्यक्ति है जिसके पास अपना अधिकार है कि वो अपने नाम से निर्णय ले सकती है, दो दैट इज नॉट फिजिकली प्रेजेंट, फिजिकली वो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उसके नाम से कोई ना कोई तो निर्णय ले रहा है। जब भी ऐसे निर्णय गलत लिए जाते हैं, लोगों को नुकसान होता है या थर्ड पार्टी जो भी बिहेव करती है कंपनी के साथ उसको नुकसान होता है, तो हमारे पास एक प्रोविजन है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल। जैसे कि सोलोमन वर्सेस सोलोमन के केस में हुआ था, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपने एकल स्वामित्व व्यवसाय को, फैमिली मेंबर्स को उसमें मेंबर मिला के कंपनी की तरह रजिस्टर कर लिया, लायबिलिटी लिमिटेड होते, काफी सारा लोन लिया, स्कैम किया, फिर बोले कि कंपनी दिवालिया हो गई, ना कि सोलोमन। सो ऐसी कंडीशन में कंपनी रियल कल्प्रिट तो पहुंचने के लिए कॉर्पोरेट विल को लिफ्ट कर सकती है, जो रजिस्ट्रेशन की बाउंडेशन है उसको रिमूव करके फाइंड आउट कर सकती है एक्चुअल में निर्णय किसने लिया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस या डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। वो सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे कंपनी क्या होती है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, ये एक कृत्रिम व्यक्ति है जो केवल कानून की नजर में एग्जिस्ट करती है, हम इसको टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते, लेकिन इसकी जो प्रेजेंस होती है वो इसके सेल से प्रेजेंस होती है, इसके नाम से प्रेजेंस होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, बेटे यहाँ दो चीजें होती है, एक तो होता है डाइवर्स बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ जो प्रबंध होता है और मालिक होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा हमारे पार्टनरशिप में, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, सोल ट्रेडरशिप में नहीं होता था, मालिक ही ज्यादातर निर्णय वहां पर लेते हैं। लेकिन यहाँ मालिक क्या करते हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट को चूज करते हैं, डायरेक्टर्स को चूज करते हैं, डायरेक्टर्स फिर मैनेजर्स वगैरह को अपॉइंट करते हैं, ऑडिटर्स को अपॉइंट किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग्स के अंदर, वो सारे के सारे निर्णय लेते हैं। मेंबर्स कीप्स देमसेल्फ लिमिटेड टू द टास्क ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनुअल जनरल मीटिंग। वो या तो समहाउ होता है रेयरली ऐसा कि अपने आप को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट कर ले, जब कोई फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास कंपनी के शेयर्स हैं, अदरवाइज सेपरेशन होती है वहां भी। और जो कंपनी होती है और मालिक होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड एक्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कंपनी अलग है, कंपनी के पास अपने निर्णय लेने के अधिकार है, और मालिक अलग है, कंपनी के लिए निर्णय लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है कोई मालिक भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फिगर करे। फिर हम बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है स्थायी अस्तित्व। यहाँ पर जो कंपनी का अस्तित्व है वो स्थायी है, सदस्यों के आने से, सदस्यों के जाने से, उनके दिवालिया होने से, उनके इनकैपेबल हो जाने से, उनके इंसॉल्वेंट हो जाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी के एक्जिस्टेंस में। कंपनी विल गो ऑन फॉर एवर, वो चलती रहेगी चिरकाल तक। कब तक? जब तक उसके संसाधन उसके दायित्वों के अगेंस्ट लिमिटेड नहीं हो जाते, स्कैर्स नहीं हो जाते, तब तक उसको वाइंड अप नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। ट्रेडिशनल फॉर्मेट में सबसे बड़ी कमी यही थी। हाउएवर हमने जो पार्टनरशिप फॉर्मेट है उसके भी इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने का प्रयास किया। 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट पास किया गया। लेकिन अब भी किसी ना किसी सदस्य की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड होती ही है, लेकिन कंपनी के अंदर जनरली जो लायबिलिटी होती है इट इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब्ड बाय ए मेंबर। जितने रुपए के अंश उसने खरीद रखे हैं और जितना प्राइस उसका अनपेड अप है वो अमाउंट तक ही। जैसे 10 रुपए का शेयर आपने खरीद रखा है, 2 रुपए पे कर रखे हैं, 8 रुपए बचे हुए, तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है टू द 8 रुपीज। आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को
जो उससे ज्यादा लायबिलिटी है उसके लिए यूटिलाइज नहीं किया जा सकता। फिर बात करते हैं कॉमन सील। हर एक कंपनी के पास अपनी एक सर्व मुद्रा होती है, एक मोहर होती है, एक स्टंप होती है, जिसको वो अपने द्वारा लिए गए निर्णय पर अंकित करके अपनी प्रेजेंस को फील कराती है लोगों को। वो राइट किसके पास होता है कि कंपनी की सर्व मुद्रा को या स्टंप को यूज करे या कॉमन सील को यूज करे, दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ट्रांसफरेबिलिटी, जिस बड़ी जो पार्टनरशिप होती है वहां हम कंसेंट के बगैर अपने हिस्से को ट्रांसफर नहीं करते, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी को छोड़ दें सभी प्रकार की कंपनीज में फ्रीली हम अपने हिस्से को किसी भी थर्ड पार्टी को बेच सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी हम चाहें 24/7। आजकल तो स्टॉक मार्केट पे जो सिक्योरिटीज लिस्टेड है हमारे, उनको हम किसी भी समय बेच सकते हैं ऑपरेटिंग हार्स के ड्यूरेशन में, ठीक है। जब हमारा स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन में होता है तभी बेच सकते हैं, अदरवाइज अगर हम नाइट में भी डालेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, ओ बिड्स कहलाएंगे, वो हमारे रेगुलर ट्रेडिंग में नहीं आएंगे। फिर हम बात करते हैं ओड हार्ड ट्रेडिंग होती है, वो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। यहाँ जो मालिक होते हैं और जो मैनेजमेंट होती है वो जनरली अलग अलग होते हैं। जो मैनेजर्स होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा या मालिकों के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जबकि मालिक वहां पर अलग होते हैं। फिर बात करते हैं रिस्क बेयरिंग। कंपनी में क्योंकि बहुत सारे सदस्य होते हैं, पब्लिक कंपनी की स्पेसिफिकली बात करें तो बहुत सारे सदस्य होते हैं, गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, रिस्क हमारा बियर हो जाता है। गवर्नमेंट कंपनीज में भी क्या होता है, जो 51% कैपिटल होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है, जो 49 माइनॉरिटी स्टेक होता है वो हम या तो इंडस्ट्रियल हाउस को सेल्स करते हैं या फिर हम जनरल पब्लिक के लिए भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन निर्णय लेने का अधिकार गवर्नमेंट के पास ही रहता है। फिर हम बात करते हैं इनकॉर्पोरेशन पर्सन्स। ये एक रजिस्टर्ड एंटिटी होती है जिसका इनकॉर्पोरेशन की वजह से सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस एस्टैब्लिश हो जाता है, मालिक और मैनेजर भी अलग अलग हो जाते हैं, बिसाइड्स सेपरेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम इट्स ओनर्स। ये सारा का सारा इसके फीचर्स में आप लोग बता सकते हैं। लायबिलिटी आपको बताया कंपनी में सीमित दायित्व होता है, या तो सब्सक्राइब किए गए अंशों के मूल्य तक या फिर गारंटी जितनी दे रखी है ना मेंबर ने, दैट अराइज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और बाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जो गारंटी दे रखी है मैं 2 लाख रुपए की लायबिलिटी को स्वीकार करता हूं, तो वो लायबिलिटी कब अराइज होगी, जब कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा, इससे पहले अराइज नहीं होगी। तो लिमिटेड होती है या तो गारंटी के द्वारा या अप टू द पेड अप वैल्यू और द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स। फिर बात करते हैं ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हाँ, हम अपने हिस्से को किसी भी वक्त बेच सकते हैं किसी भी थर्ड पार्टी को फ्रीली इन केस ऑफ अदर कंपनीज एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में फ्री ट्रांसफरेबिलिटी नहीं होती, ना तो पब्लिक से पैसे स्वीकार कर सकती है, ना ही वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। मेंबर्स जनरली हमारे आइडेंटिफाइड होते हैं। फिर बात करते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है बेटे, ट्रांसफर सक्सेशन कंपनी चलती ही रहती है चिरकाल तक, सदस्यों के आने जाने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, कंपनी के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि सदस्य बहुत सारे होते हैं। आजकल कंपनी जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, ट्रांसनेशनल कंपनीज, बहुत तरह की कंपनीज होती है जिनके पास बहुत सारे संसाधन है। प्रोडक्शन फैसिलिटी दुनिया के हर एक देश में लगभग स्टैब्लिश कर रखी है उन्होंने, जहां पर भी हमें कच्चा माल सस्ते में मिल जाता है, लेबर सस्ते में मिल जाती है, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस है। तो इन सब चीजों का एडवांटेज केवल कंपनी ही उठा सकती है, अदर ट्रेडिशनल फॉर्म्स के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता क्योंकि उनके पास मीन्स कैश होते हैं। फिर बात करते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। यस, कंपनी जो मल्टीनेशनल होती है उनके पास तो इवन एक्सपेट्रिएट भी होते हैं, मतलब डिफरेंट ओरिजिन्स, डिफरेंट एथनिसिटी, डिफरेंट कंट्रीज से जो मैनेजर्स आते हैं जिनके पास डाइवर्स एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होते हैं, वो मैनेजर्स को कंपनी अफोर्ड कर सकती है। उनके पैकेजेस इवन मिलियंस के अंदर होते हैं, उनके सैलरीज वगैरह। डिफिकल्टीज की बात करते हैं, डिमांड्स में डिफिकल्टी, इन्फॉर्मेशन बहुत ही लंबी प्रक्रिया है, बहुत सारे लीगल हमें फॉर्मेलिटीज फुलफिल करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, फिर पब्लिक को इनवाइट करना पड़ेगा, पब्लिक कंपनी के शेयर में शेयर्स के लिए फिर इनकॉर्पोरेशन ऑब्टेन करना पड़ेगा, फिर बिजनेस एस्टैब्लिश, बहुत ही लंबी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है, कॉस्टली है। फिर बात करते हैं लैक ऑफ सेक्रेसी एंड मोटिवेशन। देखो जितने ज्यादा सदस्य होंगे सेक्रेसी हमारी उतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, गोपनीयता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ एफर्ट और रिवॉर्ड में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता एक्सेप्ट मैनेजर पोस्ट हो, इसलिए मोटिवेशन की भी कमी हमारे यहाँ पाई जाती है। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, बहुत सारे कानून होते हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लॉ है, बिजनेस लॉज है, हमारे कॉर्पोरेट लॉज हैं, उन सभी कानूनों ने बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रखा है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। डिले इन डिसीजन मेकिंग। यस, जो इंपोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जाते हैं जो वर्ष में एक ही बार होती है। उसके अलावा डायरेक्टर्स को कुछ स्पेसिफिक मीटिंग्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग होते हैं या कंटीजेंट मीटिंग्स का प्रोविजन होता है, तो जनरली हमें बहुत लंबा समय वेट करना पड़ता है इंपोर्टेंट डिसीजन लेने के लिए, डिले इन डिसीजन मेकिंग रहता है। फिर आते हैं ओलिगार्चिक मैनेजमेंट। यहाँ देखो दो डेमोक्रेटिक डिसीजन लिए जाते हैं, वोटिंग से डिसीजन लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास मेजोरिटी शेयर्स होते हैं। दैट मीन्स अगर आपके पास बहुत सारे सदस्य हैं, वो विश्व भर में फैले हुए हैं या पूरे देश में फैले हुए हैं, उनके पास थोड़े थोड़े अंश हैं, तो वो एनुअल जनरल मीटिंग में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। वो व्यक्ति जिसके पास चाहे 20% शेयर है वो हिस्सा लेने जाएगा, और अगर वहां पर 25% भी व्यक्ति आए हैं तो निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा, वो व्यक्ति जिसके पास 20% शेयर है, जबकि उसके पास तो केवल 20% शेयर ही है 1 लाख में से।
जबकि वो माइनॉरिटी है फिर भी जो प्रेजेंस होते हैं, कोरम होती है, उसी के द्वारा निर्णय लिया जाता है मेजोरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर ओलिगार्की मैनेजमेंट होती है, जिसके पास ज्यादा शेयर होते हैं, उसी का निर्णय वही डिसाइड करता है कि कंपनी में क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या उत्पादन किया जाएगा, किस मूल्य पर बेचा जाएगा। डेमोक्रेटिकली बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ वोटिंग राइट होता है, वोटिंग से निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन फिर भी lack of presence on the part of members in annual general meeting make it oligarchy। इसको ओलिगार्की बना देती है, एक तरफा निर्णय बना देती है। कॉन्फ्लिक्ट अमंग द इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, यहाँ लैंडर्स भी होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स भी होते हैं, प्रेफरेंशियल होल्डर भी होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने भी काफी सारा पैसा कंपनी में लगा रखा होता है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि जो फ्यूचर प्रोजेक्ट रहेंगे उसको फाइनेंस किया जाए या ना किया जाए। कंपनी हो सकता है किसी ऐसे वेंचर को फाइनेंस करना चाहते हैं जो काफी ज्यादा रिस्की है, रिस्क क्रिएट करेगा, डेट के लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं करेगी, मैच्योरिंग डेट की पेमेंट नहीं करेगी, तो इवन जो वेंचर होल्डर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो कोर्ट ऑफ लॉ को अप्रोच करके कंपनी के वाइंड अप के लिए ऑर्डर्स वहां से इशू करा सकते हैं और कंपनी का समापन किया जा सकता है। तो इन्वेस्टर्स के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है। जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, मेजोरिटी शेयर होल्डर है, वहां भी काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। इसलिए हमारा जो कंपनीज एक्ट है वहां पर काफी सारे प्रोविजन इंट्रोड्यूस किए गए हैं कि माइनॉरिटीज के लिए भी हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखें जो उनको रिप्रेजेंट करें, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखें जो गवर्नमेंट के पक्ष को भी इंट्रोड्यूस करें। इवन जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं वहां पर भी गवर्नमेंट का अथॉरिटी होता है कि गवर्नमेंट एक डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट कमेटी के किसी मेंबर को नॉमिनेट करे ताकि वो ये सुपरवाइज करता रहे कि जो कंडक्ट कर रहे हैं अफेयर, क्या वो इन वेलबिंग ऑफ ओनर्स एंड सोसाइटी कर रहे हैं या नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल अबाउट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करने जा रहे हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद हम फॉर्मेशन प्रोसेस लर्न करेंगे। अगर आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया है, चैनल को डेफिनेटली आप लोग सब्सक्राइब करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें वीडियो को, कमेंट करना ना भूलें। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट करें, आपको कोई भी फैक्ट पता चलता है। लेकिन आप लोग एक बात का ध्यान रखें, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं नाड़ीज आपसे कि आप लोग अपने निवास स्थान पर बने रहें, अध्ययन के अंदर मन लगाएं और घर से बाहर ना निकलें। आपके कंट्रीब्यूशन की देश को आवश्यकता है। नीड नॉट टू गो ऑन द बॉर्डर्स बट हियर आर क्रिएटेड borders itself, so you be standing on the border, save your country, save yourself. Thank you very much for watching us. Bye, have a good time.